देवबंद का एजेंडा पीएफआई प्रोपेगेंडा। नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। ज्ञानवापी मसले पर एक तरफ राजनीतिक घमासान मचा हुआ है तो दूसरी तरफ पीएफआई की एंट्री हम पहले ही देख चुके हैं। लेकिन अब ज्ञानवापी मसला भले ही कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन बाहर जो परिस्थितियां बन रही हैं वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। पहले पीएफआई की एंट्री और अब देवबंदी एंट्री, और इन दोनों की एंट्रियों में एक समानता कि पीएफआई के प्रोपेगेंडे को देवबंद में उसी एजेंडे को आधार देने के लिए एक तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल देवबंद में एक बड़ा जलसा हुआ। जलसा किसने किया? जमीयत उलेमाए हिंद ने। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से ये जलसा है या शक्ति प्रदर्शन, ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जो मुद्दे, जो आधार यहां पर खास तौर से जमीयत के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने सामने रखे हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं। मौलाना मदनी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का माहौल मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, मुसलमानों पर लाख अत्याचार हो लेकिन वो वतन पर आंच नहीं आने देंगे। सवाल यह है कि वो किस अत्याचार की बात कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि वो सद्भावना की बात करते हैं तो पीएफआई ने जब इस मसले में एंट्री दी तो पीएफआई के खिलाफ क्यों नहीं देवबंद के इस जलसे में मौलाना मदनी ने कुछ सवाल खड़े किए। मौलाना मदनी आंसू बहाकर भावुकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल ऐसे समय में आ रहे हैं क्योंकि ज्ञानवापी का मसला कोर्ट में है। जो कुछ भी हो रहा है वो संविधान के दायरे में रहते हुए हो रहा है। एक तरफ मौलाना मदनी देश के संविधान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जो आधार तैयार किया जा रहा है वो शरीयत का तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं हम कि देवबंद का एजेंडा क्या वाकई पीएफआई का प्रोपेगेंडा है? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ विशेष पैनल के रूप में कुछ अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए 24 घंटे के अंदर क्या परिस्थितियां बदली कि देवबंद में हुआ जलसा। मौलाना मदनी ने जो कुछ कहा वाकई वो देश की सद्भावना की तरफ इशारा करता है या एक बार फिर से देश में मुसलमानों को भड़काने का आधार तैयार करता है? अगर घड़ियालू आंसू बहाने हैं तो मौलाना मदनी से सीखें। अगर आतंक की ट्रेनिंग लेकर भी शांति की बात करना है तो मौलाना मदनी से सीखें। दरअसल मंदिर मस्जिद विवाद के बीच पहले इस्लामिक आतंकी संगठन पीएफआई ने एंट्री ली और अब उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमसफर बनने की राह पर देवबंद आ गया। 25 राज्य के 5000 मुसलमानों के साथ बैठक और साथ ही इस्लामोफोबिया पर चर्चा। सुनते ही कोई षड्यंत्र और साजिश की बू आती है। मौके पर भाषण के दौरान अरशद मदनी की आंखों से आंसू निकले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये वही घड़ियालू आंसू निकले जो शायद पश्चाताप के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के जले पर आंसू रूपी नमक छिड़कने पर निकल रहे थे, या विक्टिम कार्ड खेलकर आंसू की आड़ में हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ का न्योता भी कहा जा सकता है। अरशद मदनी ने भावुक स्वर में कहा, हमें अपने ही देश में अजनबी बना दिया गया। हम हर जुल्म सह लेंगे लेकिन वतन पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन ये समझ नहीं आया उस समय ये आंसू कहाँ गए थे जब इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा कश्मीर को दहलाया जा रहा था, हिंदुओं का जनसंहार हो रहा था, मुंबई को आतंकी साजिश से दहलाया जा रहा था। ये समझ नहीं आया कि ये किस वतन की बात कर रहे हैं। ये आंसू उस समय भी निकलने चाहिए थे, लेकिन अब इसका इशारा कुछ और है, इसके मायने अलग हैं। देवबंद में देश में चल रहे विवाद, खासकर ज्ञानवापी परिसर विवाद और मथुरा के शाही ईदगाह विवाद को लेकर बैठक में कई बेतुकी बातें कही गयी। अगर साफ और सीधे शब्दों में कहें तो 5000 मुसलमान बैठे थे, उनको खूब भड़काने का काम हुआ और पीएफआई के एजेंडे को अपनाने के लिए उत्साहित किया गया। न्यूज डेस्क से सूरज प्रताप सिंह की रिपोर्ट। नफरत हो रही है और जिनके हाथ में इख्तिदार है उसकी जबान पर ताले पड़े हुए, कोई उस नफरत के खिलाफ नहीं बोलता। हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि मुल्क नफरत से बर्बाद हो जाएगा। ये आपके बराबर में श्रीलंका बर्बाद हो गया नफरत की बुनियाद के ऊपर। हमें मुल्क से प्यार है, हम अपने मुल्क को हरा भरा देखते रहना चाहते हैं।
सवाल यही है कि मौलाना मदनी किस नफरत की बात कर रहे हैं। क्या नफरत में भी अब सहूलियत ढूंढी जा रही है और वो सहूलियत किसी राजनीतिक आधार को महत्ता दे रही है? ये भी बड़ा सवाल है। और अखंड भारत का जिक्र भी मौलाना मदनी कर रहे हैं, लेकिन अखंड भारत की परिभाषा क्या मदनी समझते हैं, ये भी एक सवाल है। आइए, जो महत्वपूर्ण सवाल इस पूरी चर्चा के दौरान आज हम अपने मेहमानों के समक्ष, अपने अतिथियों के समक्ष रखेंगे, जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, देवबंद का एजेंडा या पीएफआई का प्रोपेगेंडा? क्योंकि जो बातें पीएफआई ने डायरेक्ट कही है, इनडायरेक्टली देवबंद में इस जलसे के दौरान कही गई है। इस्लामिक बैठक का आखिर गुप्त एजेंडा क्या है? सार्वजनिक रूप से तो वतन की बात हो रही है, सद्भावना की बात हो रही है, लेकिन इसके पीछे गुप्त एजेंडा है क्या? क्योंकि रिजोल्यूशन लाने की भी बात हो रही है, क्योंकि ज्ञान वापे कुतुब मीनार तेजो महाले का जिक्र भी इस पूरे 2 दिवसीय बैठक के दौरान होगा। इसके अलावा मदनी साहब के आंसू निकल आते हैं, लेकिन मदनी के आंसू सच के आंसू हैं या घड़ियाली आंसू? भाजपा लगातार हमलावर हो रही है और पूछ रही है कि आंसू, कई ऐसी परिस्थितियां थीं जिसमें निकलने चाहिए थे लेकिन नहीं निकले, तो वर्तमान के आंसू सच के आंसू हैं या घड़ियाली आंसू? इसी के साथ साथ हम ये भी पूछेंगे, आज अपने अतिथियों के सामने वो सवाल रखेंगे कि शब्दों में तो भावुकता नजर आई लेकिन काम भड़काना, शब्दों में भावुकता लेकिन काम भड़काना, क्योंकि जिस तरीके से मौलाना मदनी अपनी स्पीच दे रहे थे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मुसलमानों को साधने की कोशिश हो रही थी और शब्दों में मुसलमानों के लिए डर जैसे भाव पैदा करने की कोशिश हो रही थी। तो असल में मुसलमानों को कौन डरा रहा है, यह भी सवाल समझना चाहिए और इसका आकलन करना चाहिए। इस्लामिक बैठक का क्या गुप्त एजेंडा है? चलिए इन्हीं सवालों के साथ आइए अब जरा परिचय करा देते हैं आज के अतिथियों का। पैनलिस्ट को लेकर आइए स्क्रीन पर। हमारे साथ आज के पैनल में बहुत विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं, आइए जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं रमाकांत मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी भी जुड़ रहे हैं। रमेश जी अभी स्क्रीन पर मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। और इसी के साथ साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं मेहताब उस्मानी साहब, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी रमजान साहब बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत रमाकांत मिश्र जी आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि आज प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूप से अगर देखें तो सवाल आप पर थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में, राजकोट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ देवबंद में सबका साथ नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन शब्द थे। सबका विकास में डर की बात कही जा रही थी, विश्वास कहीं दिख नहीं रहा था और प्रयास कहीं समझ नहीं आ रहा था। प्रयास दरअसल पीएफआई का समझ आ रहा था। किस तरह से ले रहे हैं आप लोग? लावनी जी, यहाँ पर एक चीज तो समझना हम सबको जरूरी है, देश की 135 करोड़ जनता को समझनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से एक शब्द आपने कहा, नफरत में सहूलियत, ये जो सिलेक्टिव एजेंडे होते हैं ना, ये बिल्कुल एक नैरेटिव जो है सो देश में सेट करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, मैं यहीं पर एक चीज का जिक्र करूं, जब कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर में जब अत्याचार होता है तो इनके कहा वो सारे ये जो आज 2000 लेकर के बैठे हुए हैं, सभा कर रहे हैं, तो ये कहां चले जाते हैं? जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार होता है, उनकी हत्या होती है, वहां पर ये कहां चले जाते हैं? अब यहीं पर अगर देखें तो ये चाहे मुंबई का हमला हो, चाहे कहीं पे भी, ये बिल्कुल ऐसा होता है जो सेलेक्टिव एजेंडे होते हैं। आप पीएफआई को देख लीजिए, ये संगठन जो है सो बिल्कुल आप देखेंगे जो कि जिस तरह से दिल्ली दंगे में आप देखें, सीए एनआरसी के जब चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस समय भी आपने देखा होगा जिस तरह से यहाँ पर एनआईए द्वारा भी बहुत बार जो है इसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। ये सारे सेलेक्टिव एजेंडे होते हैं और निश्चित तौर पर देखिए, इनके ऊपर में प्रश्न चिन्ह क्यों न लगाया जाए? जब आप किसी भी ऐसे परिस्थिति या किसी भी ऐसे विषय के ऊपर में जब आप चुप रहते हैं और जब आप देखते हैं जो कि नहीं, हमारा यहाँ पर कोई एजेंडा फिट नहीं बैठता, हमें यहाँ पर सहूलियत नहीं मिलती है, तो उस समय में आप ये इस तरह की सभाएं करते हैं। मैंने देखा है देवबंद के अंदर में ये जो 2 दिन की जो सभा की बात हो रही है, 2 दिन की जो बैठक हो रही है, इसमें 1 दिन पहले पीएफआई ने जो एजेंडे रखे थे, उसी पीएफआई के एजेंडे को ये लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएफआई को हम लोग समझ रहे हैं जो कि किस तरह का संगठन है,
आपने देखा होगा अरे कि सर, केरल का सब कुछ समझ जान रहे हैं, तो हमने कल भी पूछा था, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े थे, आज आप जुड़े हुए, आपसे भी पूछ रहे हैं पीएफआई को बैन करिए। फिर जब सब कुछ समझ रहे हैं, अगर यहाँ पे नजर आता है कि एक एजेंडा जिसमें प्रोपेगेंडा पीएफआई का है, तो पीएफआई को तो बैन कर देना चाहिए। देर किस बात की? मैं आ रहा हूँ लवनी जी, मैं उसी विषय अब देखेंगे इसके पीछे क्या है। केरल का मॉडल आपने देखा किस तरह से आईएसआईएस और सीरिया में जाकर के इनके जो है सो भर्ती होती है वहां पर जाकर के। तो ये सारे विषय जो हैं सो हमारे पास हैं और साक्ष्य भी है जो इस चीज को, संगठन को बैन करने के लिए काफी है। निश्चित तौर पर इसके ऊपर में काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है जो कि काम नहीं हो रहा है, और हर एक एजेंसियां इनके ऊपर में नजर बनाए हुए है। मैं कह रहा हूं आप सेलेक्टिव नहीं रखिए, आप किसी तरह का नैरेटिव सेट करने की जो आप कोशिश करते हैं वो नहीं करिए। आप नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं है। मेहताब उस्मानी साहब नैरेटिव सेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मौलाना मदनी ये कहते हैं कि ये हमारे जिगर से पूछिए, हमारे दिल से पूछिए कि हम कितनी मुश्किलों में हैं, हमसे पूछिए कि हम कितनी तकलीफ में हैं। क्या तकलीफ है, क्या मुश्किल है? मौलाना मदनी से नहीं, हिंदुस्तान के जिन मुसलमान से पूछोगे वो यही बोलेगा कि तकलीफ में है। तकलीफ क्या है कि मौलाना मदनी ने अपील लगाई थी ये मंदिरों के जो नए एजेंडे चल रहे हैं, जो आप स्कीम में शामिल हैं 2024 की, कि किसी मस्जिद को एक एप्लीकेशन लगाओ, कोर्ट में ले जाकर मुस्लिम पक्ष को खड़ा कर दो जी ये तो हमारा है। तो ऐसे एजेंडे जो ये चल रहे हैं कोर्ट में, तो ये मुझे लगता है महमूद मदनी साहब ने तो चालू नहीं किए। जब आपने चालू किए हैं और उससे देश का माहौल बिगड़ सकता है, तो मदनी साहब का जाहिर बात है दुख जाहिर करना। तो उनको दुख है कि हम देश का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते। जो इस्लामिक आक्रांता आए थे, उन्होंने जो भारतीय विरासत पर हमला बोला, अगर उस भारतीय विरासत की वापसी अगर लोग चाहते हैं हिंदुस्तानी, तो इसमें तकलीफ क्या है? मौलाना मदनी सद्भावना की बात कर रहे हैं ना, तो फिर तो उनको सद्भावना यहाँ दिखानी चाहिए। सुन लीजिए, पहली बात तो ये मुस्लिम आक्रांता ना आपके सामने आए ना मेरे सामने आए, ठीक है ना हमने जब से मुगल इस देश से गए हैं या मुगल खत्म हुए उसके अब तक कोई रिकॉर्ड ऐसा दिखा दो कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने किसी भी चीज पर ऑब्जेक्शन उठाया कि या किसी पे भी अपना दावा साबित किया हो। तो आज क्यों ऑब्जेक्शन उठ रहा है? ठीक है, तो औरंगजेब ने तोड़ा था मंदिर, उसके ऊपर अगर मस्जिद बनाई है तो देश का हिंदू उस मंदिर को मांग रहा है। आज का मुसलमान, अगर आप कह रहे हैं ना कि आज का मुसलमान ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, तो फिर आपको कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी। मौलाना मदनी रिजोल्यूशन ला रहे, कह देना चाहिए मौलाना मदनी का कि भाई सद्भावना है, दे दो हिंदू भाइयों को मंदिर। मौलाना मदनी का यही तो कहना है कि हर एक मस्जिद के लिए इस तरीके का ऑब्जेक्शन मुस्लिम समाज को दबाने का वो है प्लान, और कुछ नहीं है, ये एजेंडे में शामिल है। आप मुझे एक बात बताइए, अभी चलो ज्ञान व्यापी दे दी, कुतुब मीनार, ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद, आपका अधिकार है क्या उस पर? नहीं, पहले तो ये क्लियर करिए, पहले ये क्लियर करिए कि दे दिया मतलब आपका अधिकार है? बिल्कुल, मुसलमानों का अधिकार है कुतुब मीनार पर, ताजमहल पर, ज्ञान वापी पर मुसलमानों का अधिकार है। संपत्ति है उन पे, सब पे मुसलमानों का अधिकार है। अच्छा, वो मुसलमानों का अधिकार है, तो मतलब कि वो मुसलमान आक्रांताओं के वंशज हुए, किसी के भी हो जाए, फिर तो वो आक्रांताओं के वंशज हुए ना। फिर तो आप मतलब औरंगजेब की जो पीढ़ी है वो चली आ रही है और वही उस पर अधिकार दिखा रही है। हमें विरासत में मिली है। अगर आपके विरासत क्या, कौन सी विरासत? कौन सी विरासत? एक आक्रांता की विरासत। रमजान चौधरी को मैं चाहूंगी जरा आप इस पर इंटरव्यू करें। रमाकांत जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन रमजान चौधरी भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी मुस्लिम समाज से आते हैं। रमाकांत अभी भी मुगलों की पैरोकारी कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, रमजान चौधरी, मेहताब उस्मानी साहब जो बातें कर रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? ना किसी मुगल साम्राज्य से सहमत हूँ, ना अंग्रेजों से सहमत हूँ। मैं अपने मुल्क के संविधान से सहमत हूँ, मैं अपने मुल्क की संस्कृति से सहमत हूँ, मैं अपने मुल्क के कानून से सहमत हूँ। जो हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारी सभ्यताएं, हमारी संस्कृति इजाजत देती है, उन चीजों को हमें फॉलो करना है। दूसरी बात, हमें इन तमाम जो मंदिर मस्जिद के झगड़े हैं, इन सबसे ज्यादा हमारे मुल्क को आगे शिक्षा फरोग करने की, स्वस्थ फरोग करने की और तमाम उन तरक्कियों को फरोग करने की जरूरत है जिनसे हमारे मुल्क की पहचान है और हमारे मुल्क को जो है ताकत मिलती है। ये सब जो चीजें हैं कि उस पर मेरा कब्जा है और पीएफआई या जो भी है, मैं नहीं जानता कि ये क्या हुआ है। ये जो गोलबंदी हो रही है, जो ध्रुवीकरण की बात करके आधे इधर सेट हो रहे हैं या आधे इधर सेट हो रहे हैं, मैं इन तमाम एजेंडों के खिलाफ हूँ। हमारा मुल्क साझा संस्कृति का मुल्क है, सबका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सब इसमें ये हमारा नारा सुनते आए हैं जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ है। लिहाजा किसी को गोलबंदी करने की इजाजत नहीं है, चाहे वो कोई भी संगठन हो। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता ऐसे संगठनों का जो मुल्क को बांटने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हिंदुओं में है चाहे मुसलमानों में है। हमारा मुल्क एक है, एक रहेगा, एक संविधान से चलेगा। बिल्कुल एक संविधान चलेगा। देखिए आपने कहा कि संविधान चलेगा, लेकिन क्या उस संविधान को मुस्लिम समाज वाकई मान्यता दे पा रहा है पूरी तरीके से? क्योंकि ज्ञानवापी का मसला संविधान के तहत ही उसमें पूरी प्रक्रिया हो रही है, फिर भी उस पर एक बड़ा जलसा होता है, रेजोल्यूशन लाने की बात होती है, कानून पर भरोसा भी दिखाते हैं, दूसरी तरफ शरीयत का आधार भी तैयार करते हैं। सवाल तो ये है ना रमजान जी, लावनीति दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो कानून को, संविधान को धत्ता बताते हैं, लेकिन उन मुट्ठी भर लोगों के लिए मैं समझता हूं कि उन मुट्ठी भर लोगों का नाम भारत नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा उन मुट्ठी भर लोगों का नाम भारत नहीं है, लेकिन यही मुट्ठी भर लोग 5,000 लोग, अगर वहां पर 5,000 मुसलमान वहां एकत्रित थे तो यही 5,000 मुसलमान कल क्या करेंगे ये आप भी जानते हैं रमजान चौधरी जी, मेहताब उस्मानी साहब भी जानते हैं। एक रिएक्शन पहले मैं लेना चाहूंगी, अब रमेश ठाकुर जी का स्क्रीन पर नजर आने लगे हैं। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप मुझे नजर नहीं आ रहे थे, अब नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके की प्रक्रियाएं और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, उसमें मौलाना मदनी का ये कह देना कि भारत में मुसलमान जिगर से पूछिए, दिल से पूछिए कि कितना परेशान है, वतन पर आंच नहीं आने देंगे, आग से आग नहीं बुझाई जानी चाहिए, ये सब बातें तो कह रहे थे, आंख में आंसू भी लिया है, भावुकता भी थी, लेकिन जो आधार उनका था वो तो वही था जो पीएफआई ने कहा। पीएफआई ने कहा ना कि अगर मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं से तो मौलाना मदनी साहब भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश देखिए लावनी जी, मुझे लगता है जो मदनी साहब ने कहा है, इनको कई ऐसे जो मुसलमान हैं उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, लेकिन ऐसे परिवेश में जब उनका ये बयान आता है तो मुझे लग रहा है गलत संदेश जाता है। अभी रमजान चौधरी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये हिंदुस्तान है, ये सबका है, ये कानून से चलेगा, संविधान से चला है। कमोवेश जो इस समय परिस्थितियां जो बनी हुई हैं वो सारी संविधान के दायरे में है, कानून के दायरे में हो रही हैं। अब इसमें कई लोगों की प्रॉब्लम हो गई है, कई लोगों को दिक्कत हो गई है। अब यहाँ पे चुनौती जो है स्टेट गवर्नमेंट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को हमें समझने की जरूरत है। हमने बहुत समय पहले सिमी का बहुत बड़ा आतंक हमने देखा, लेकिन जब वो शुरू हुआ तो उसका नाम क्या था, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको दिया गया था। तो सरकारों को भी लगा कि शायद ये बच्चों के लिए काम करेगा, शिक्षा के लिए काम करेगा, लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, उन्होंने देश विरोधी चीजों को अपनाना शुरू करा। तब क्या हुआ, उनको बैन कर दिया गया। अब पीएफआई कई जगह बैन है, लेकिन मुझे लग रहा 2-3 सालों से ये कहा जा रहा है कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बोल चुके, कई ऐसे नेता बोल चुके, लेकिन मुझे लग रहा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्यों की सरकार है, ये किस बात का इंतजार कर रही हैं? क्यों इनको पीएफआई को बैन नहीं कर रही हैं? 24 राज्यों में इनकी जड़ें फैल चुकी हैं। अब तो यहां तक है इनकी महिला विंग भी बन चुकी हैं, वो आराम से संगठन बना के बड़ा विस्तार कर रही हैं, सक्रिय हो रही हैं, और देश विरोधी बातों को, देश विरोधी चीजों को वो खुलेआम आगे बढ़ा रही हैं। जो देवबंद में हो जाए, जो बेंगलोर में हुआ है, जो छुटपुट अभी से 2-4 हफ्तों में जो चीजों में हुआ है। हमने इस पर कल डिबेट भी किया और इस पर हमारा सवाल सरकार से ही था। हमने सरकार से ही ये सीधा सीधा सवाल पूछा और आज भी अभी मैंने रमाकांत जी से सवाल पूछा। लेकिन आज की अगर बात करें, मेरा सवाल ये है कि पीएफआई जो लेटर सामने रखती है, जिस तरीके से देश के कानून को सीधे सीधे वो चैलेंज करती है, वो धमकाने की कोशिश करती है, आज उसी बात को तो आधार इस जलसे के दौरान दिया जा रहा है। आप सभी ने सुना होगा, रमेश जी सवाल मेरा आपसे भी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं विनय कटियार जी कहते हैं कि स्क्रूटनी भी करा लीजिए कि ये जो 5,000 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो वाकई सबके सब भारतीय मुसलमान थे भी या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी यहाँ आ जाते हैं जो वाकई देश के लिए घातक है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या ये नहीं समझा जाए कि मौलाना मदनी साहब एक तरफ तो सद्भावना की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं से एक गुप्त एजेंडा भी छिपा हुआ है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, ये चीजें हो सकती हैं, ये जांच का विषय है। और इस तरह की जब 5,000 व्यक्ति जिनको आप कह रहे हैं वहां पे किसी सभा के लिए एकजुट हुए हैं,
उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिएगा, उनकी सभा को देखिएगा, उनके लेटर को देखिएगा, उनकी बातों को देखिएगा, उनमें से कहीं तक ये नहीं लगता है। आप सद्भावना की बात तो करते हैं, लेकिन संविधान और दूसरी चीजों को जो आपने बात करी है उसको आप डिफाइन कैसे करोगे? वो तो आप गलत दिशा में बता रहे हो ना, गलत दिशा में मैसेज दे रहे हो। उसका जो मैसेजदार है, मुझे लग रहा है अभी जो दूसरे हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं उस्मानी साहब, उनके ऊपर भी बहुत बुरा असर हो रहा है। वो भी कह रहे हैं, आपकी बातों में उन्होंने कहा जो जितनी धरोहरें हैं वो मुसलमानों की है। अरे भैया, ये मुगल लोगों की थी, उन्होंने क्या करा है? मुगल की जो चालाकियां थी, मुगल की जो पॉलिसी थी, उन्होंने ही तो हम आपको अलग अलग करने की कोशिश करी। उन्होंने ये बांट दिया, जामा मस्जिद उनको दे दी, फलाना उसको दे दिया, डमका उसको दे दिया। अगर ये चीजें ना होती, ये जड़ें ना फैलती, तो मुझे लग रहा आज हिंदुस्तान में ये चीजें हो नहीं पाती। अब हमें समझने की जरूरत है। अब जो कोर्ट कर रहा है, जो कानून कर रहा है, जो संवैधानिक दायरे में हो रही है चीजें, तो मुझे लग रहा उसमें अगर रमेश ठाकुर अगर हस्तक्षेप करता है, अगर उस्मानी अगर उसमें हस्तक्षेप करता है, तो मुझे लग रहा गलत है। क्योंकि अगर आपको गलत लग रहा है, कोर्ट के रास्ते आपको खुले हैं, आप काउंटर जवाब दे सकते हो, आप दूसरी चीजों को तरीके से आप जा सकते हो, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है। कोर्ट में, संविधान में भरोसा जताने का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रक्रिया चल रही है तो उस प्रक्रिया को संपूर्ण होने दिया जाए। सबसे बड़ी बात इस टाइम पर सवाल खड़ा होता है कि जब एक तरफ यहाँ पर पूरा मसला कोर्ट में है, संविधान के दायरे में सब कुछ हो रहा है, तो फिर इस जलसे की जरूरत क्या थी? और इस जलसे के माध्यम से ये ज्ञान व्यापी पे या फिर दूसरे तेजो महालय की बात की जाए या कुतुब मीनार की बात की जाए, ये रिजोल्यूशन लाने की बात क्यों? मैडम देखिए, अभी उन्होंने कहा कि ये ऐसे जलसे हो रहे हैं, विदेशी लोग आते हैं, और आपने कहा कि वो उन्होंने मैसेज गलत दिया मदनी साहब ने। आप मुझे बताइए, जो ये धर्म संसद हुए थे जिसमें 20-20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम की बात हो रही थी, उसमें कहाँ से आए थे लोग? उसमें भी मदनी साहब ने भेजे थे क्या? तो उसमें आपने देखा कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसमें एक्शन भी लिया गया, उसमें गलत हुआ तो एक्शन भी लिया गया। यहाँ पर अगर कुछ गलत होगा एक्शन लिया जाएगा, तो क्या आज बैठकर उसका समर्थन करेंगे? ये भी सवाल है। बताइए, वो धर्म संसद किस लिए हुए थे? जब तो देश में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हिंदुओं को दबाया भी नहीं जा रहा था। उस्मानी साहब एक चीज मुझे बताइए, उस्मानी साहब एक चीज बताइए। उस्मानी साहब और रमाकांत जी को एडमिशन लेके आइए। मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं धर्म संसद हुई थी, हिंदू धर्म संसद हुआ था, लेकिन आपने देखा क्योंकि जहाँ पर भी गलत हुआ था वहाँ पर कानून ने अपना काम किया। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप लोग एक फतवा क्यों नहीं जारी करते? ओवैसी साहब कहते हैं क्योंकि मुगलों की पीपीआर कौन थी? ये माता बहनों का अपमान करने वाले, ये माता बहनों का अपमान करने वाले आप कौन होते हैं? आप एक फतवा जारी करिए ना, मदनी साहब की बात है, फतवा जारी करिए। उठाने वाले अगर कोई वो जलसा करते हैं, मैं आपको उस्मानी साहब कह रहा हूँ, आप लोग जो है राजनीतिकरण कर रहे हैं, किसी भी विषय को राजनीतिकरण कर रहे हैं। और जहाँ तक पीएफआई की बात है, निश्चित तौर पर पीएफआई जिस तरह से अभी मुखर रूप से जिस तरह से अभी आया है सामने में, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल जांच का विषय है। और जब आप सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, जब आप सेलेक्टिव बातें करेंगे, जब आप अपनी सहूलियत के अनुसार बात करेंगे, उस समय में आपके ऊपर में प्रश्न चिन्ह क्यों न लगाया जाए? उसके बाद क्यों न प्रश्न चिन्ह लगाया जाए? मेहताब साहब, लेकिन एक चीज आप अभी तक क्लियर नहीं कर पाए, कि ये जलसा, चलिए आपने टाइमलाइन पे कहा कि टाइमलाइन पे सवाल क्यों उठ रहा है, चलिए मैं दूसरा सवाल अब आपसे पूछती हूँ कि ये जो जलसा हुआ, इसमें अगर मदनी साहब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में परेशान है मुसलमान, हम वतन पर आंच नहीं आने देंगे, क्या परेशानी है? क्या दिक्कत हो रही है आपको? बताइए क्या दिक्कत है? बताइए, क्या ये परेशानी नहीं है कि रोज हिंदुस्तान का मुसलमान कोर्ट में फाइल लिए खड़ा रहे? आज इस मस्जिद के लिए, कल दूसरी मस्जिद के लिए, परसों दरगाह के लिए, क्या यही काम रहेगा हिंदुस्तान के मुसलमानों का? कहीं ये परेशानी कम नहीं है कि कोर्ट के? ये हिंदुस्तान क्या मुसलमान बोल रहा है या फिर मुगलों का मुसलमान बोल रहा है? तय कर लीजिए। हिंदुस्तान का मुसलमान औरंगजेब का प्रवक्ता नहीं बनेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर का वकील नहीं बनेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान मुदस्सर शेख जैसा होता है, हिंदुस्तान का मुसलमान मुदस्सर शेख जैसा होता है, हिंदुस्तान का मुसलमान सैफुल्लाह कादरी जैसा होता है, हिंदुस्तान का मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम जैसा होता है। आपको तो सैफुल्लाह कादरी और मुदस्सर शेख के बारे में पता भी नहीं होगा। आपसे अगर मैं पूछूं कि मुदस्सर शेख साहब कौन है,
आप बता नहीं आप पाएंगे। आपसे अगर मैं अरे पूछ आप लूं कि सैफुल्लाह महात्मा- कादरी कौन है, आप जो बता नहीं लोग पाएंगे। महात्मा गांधी ये को हिंदुस्तान देश का का मुसलमान बता है सकते हैं, वो जो किसको सीमा नहीं पर बताएंगे? गोली खाता है अपने सीने पर जो और सामने महात्मा 3-3 गांधी आतंकियों जिसने को देश ढेर की करता आजादी के है। लिए रमजान अपनी जान चौधरी दे जी, दी, रमजान चौधरी जी जिसने और देश की मेहताब आजादी उस्मानी के जी लिए को अपनी आमने जान सामने दे लेकर दी। आइए, फिर मैं रमेश जी आपके पास आती हूँ। रमजान जी देखिए, जिसने- मुसलमान की परिभाषा और बार बार ये अरे कहा जा आपने रहा है कि महात्मा परेशानी गांधी है। तक को बता रमजान जी, दिया। क्या आपको कोई परेशानी है? मेहताब उस्मानी साहब ने तो बता दिया उनको बहुत परेशानी है, आपको परेशानी है? देखिए, परेशानियां, दुख और तकलीफ जिंदगी के हिस्से होते हैं। अगर इनको लगाती है, किसी को भी लगाएगी कुछ परेशानियां हैं, तो बर्दाश्त भी करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मुल्क है हमारा, इसमें राजनीतिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हो सकता है उस वक्त मुगलों का राज रहा होगा, तो हो सकता है हिंदुओं को बहुत परेशानियां रही होंगी। अंग्रेजों को राज में नहीं, हिंदू रमजान मुसलमान साहब, सिख रमजान ईसाई साहब, थोड़ा सबको डाइल्यूट परेशानी मत रही करिए, होगी। क्लियर फॉरवर्ड अब बताइए, ये क्या आपको राजकाज की परेशानी लड़ाइयां है? हैं, चलती रहेंगी, क्या आगे भी आप आएंगी। लोगों को शिक्षा में कोई परेशानी है या आपकी हाँ, स्वतंत्रता में कोई यहाँ- परेशानी है? कोई परेशानी है क्या आप लोगों को? हम मुल्क हमारा बहुत शानदार मुल्क है। हमारे मुल्क जैसा भाईचारा, हमारे मुल्क जैसा प्यार, मैं समझता हूं कि आप दूसरे मुल्कों में जाकर देखिएगा, वहां पर ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। मैंने कई मुल्कों के दौरे किए, इवन 2 बार मैं पाकिस्तान भी गया हूं, लेकिन सच बात बताऊं कि हमारे हिंदुस्तान मुल्क जैसा मुल्क मैंने दूसरी जगह नहीं देखा। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें, हमारी छोटी छोटी संस्कृतियां, हमारी, अगर हम किसी गांव में भात लेकर जाते हैं तो वहाँ हिंदू लड़कियां उनको भात में 10 रुपए देते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारे मेहताब साहब कह रहे हैं कि हिंदू बड़ी भाई जाते हैं तो परेशानी है, आप मुसलमानों लोगों को को साथ कोर्ट में लेकर खड़ा जाते होना हैं। पड़ रहा है हर हिंदू मस्जिद के मुस्लिम लिए। का जो भाईचारा, रमजान साझा साहब तो संस्कृति, रमजान साहब, प्यार मेहताब जो चौधरी साहब तो हिंदुस्तान में मेहताब अभी भी उस्मानी बना साहब तो हुआ कह है। रहे हैं कि बड़ी चंद लोग तकलीफ है। हैं जो इस बंटवारा चाहते हैं, जो इस तरह की चीजों को नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक रहे, तो उनके बांटने से हम बंटने वाले नहीं है। नहीं, रमजान चौधरी जी, रमजान चौधरी जी, रमजान चौधरी जी, एक सेकंड, मेरी आवाज रमजान जी तक पहुंच रही है, नहीं प्रक्रियाओं पहुंच से रही है? चलता है, संविधान से चलता है, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। बिल्कुल, चंद रमजान लोग चौधरी जी, इसको मुझे कहीं सुन पा रहे तोड़ हैं नहीं आप? सकते। हमारी संस्कृति बहुत मुझे सुन मजबूत पा रहे है, हैं आप, हम रमजान उसे चौधरी जी? अपना बरकरार रखेंगे। इन चंद चीजों के उतार चढ़ाव ठीक है, से जरा ये चेक सब कराएं, शायद मेरी खत्म आवाज होने वाला रमजान जी नहीं तक है। नहीं जा रही है। रमजान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे जी। सुन पा रहे हैं? जी, मेरा सवाल सीधा सही है, आप जो बात कह रहे हैं वो मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन आप बहुत संभल कर और बहुत डाल्यूट होकर बोल रहे हैं। लेकिन मेहताब उस्मानी साहब ये कह रहे हैं कि देश के मुसलमान को जगह जगह कोर्ट में जाकर खड़ा होना पड़ रहा है, बार बार कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उधर मौलाना मदनी कहते हैं कि भाई हमारे जिगर से पूछो हमें कितनी परेशानी है, हम वतन पर आंच नहीं आने देंगे, लेकिन परेशानी बहुत है भाई, हम बता नहीं सकते हैं। लावनी जी, मैं एक तो मेहताब वकील जी को हूँ थोड़ा और क्लियर करिए ना आप, मेहताब जी जो कह रहे हैं। मैं एक वकील हूँ और हमारे यहाँ 90% लोग मुसलमान हैं, अदालतें भरी पड़ी हैं, तो क्या ये सब मान के चले कि सब परेशान चलिए हैं? मेहताब साहब, ये कोई बात नहीं होती कि अदालतों में खड़ा होना पड़े। जहाँ 90% मुसलमान होने के बावजूद सारा मुसलमान कोर्टों में खड़ा है। हमारे पास सारे केस मुसलमानों के हैं, आपस के ही हैं, और एक दूसरे मुसलमान, ये पार्टी भी और अपोजिट भी। कोर्ट में खड़े होने से ये अंदाजा नहीं लगता कि परेशान है, और है भी तो भी क्या है, मतलब सब ये उतार चढ़ाव है जिंदगी के, मेहताब उस्मानी जी। आएंगे, बर्दाश्त करना चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि हम परेशान हैं, अगर कोई परेशान है, अगर वो अपना परेशानी बताता है जनता को, या ये समझाने की कोशिश करता है कि मैं परेशान हूं, तो ये कोई गलत तो है नहीं। ये कानून में इसका कोई वो नहीं है कि आप अपनी परेशानी दूसरे को नहीं बता सकते। आप मुझे बताइए रमजान साहब, क्या 1 मस्जिद, 2 मस्जिद, 3 मस्जिद, 4 मस्जिद, क्या हिंदुस्तान का मुसलमान रोज यही काम करेगा कि वो कोर्ट में रहे फाइल लेके? आप बताइए ना, क्या मुकदमा लड़ना सही बात है? आप एज ए एडवोकेट बताइए, क्या रोज के रोज मुकदमा लड़ना सही है? आप खुद वकील हैं, आप बताइए क्या रोज के रोज हम एक मस्जिद को छुड़ाएं, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर दरगाहों को छुड़ाएं? तो आप खुद अपने ईमानदारी से बताइए एज ए एडवोकेट, क्या बार बार कोर्ट में जाना, मुकदमा लड़ना सही है? आम नागरिक होने के नाते बता दीजिए, चलिए हिंदू मुस्लिम मुसलमान नहीं, क्या रोज आम आदमी कोर्ट में जा सकता है? आज इस मस्जिद को छुड़ाएगा, कल की दूसरी को, परसों तीसरी को, चौथी को, पांचवी को। जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं रमेश जी के पास जाऊंगी। आप बताइए, क्या ये सही है देश की मुल्क के क्या जो हमारी अदालतों में मुकदमे आते हैं उस्मानी साहब, क्या वो सब सच्चे होते हैं? कुछ लोग सिर्फ परेशानी खड़ा करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मुकदमे डालते हैं। क्या उनको कोर्ट नहीं लेती, उनको एडमिट नहीं करती, उनको नहीं सुना जाता? लेकिन जो रूल ऑफ लॉ कहता है, जो आईपीसी सीआरपीसी कहती है, जो
जो सीपीसी कहती है, जो हमारा देश का कानून कहता है, फैसले तो उसके हिसाब से होते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आप अदालत में मत नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहिए। लेकिन बार बार झूठे मुकदमे डालना भी तो सही नहीं है। कौन से झूठे मुकदमे? यहाँ पर मैं महताब उस्मानी साहब, कौन से झूठे मुकदमे? रमेश ठाकुर जी देखिए, ये सारी चीजें एक वैज्ञानिक पड़ताल के आधार पर हो रही है और ये सब कुछ संविधान के दायरे में हो रही है। ये बार बार ये कह देना झूठे मुकदमे, देखिए मुझे लग रहा है अगर इस ये तरीके समझ की से अगर परे कोई बात करता है, मुझे लग रहा है इस तरीके की अगर कोई बात करता है तो उसको हमारे संविधान पे, हमारे कानून पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है, ऐसा सोचता है, तो वो निश्चित रूप से देश के खिलाफ उसकी आवाज है और देश के खिलाफ वो सोचता है। देखिए लावनी जी, मैंने कई सालों से और कई बार मैंने आपके शो में मैं ये बात कह चुका हूं, जब भी सिमी का और पीएफआई का जब मुद्दा उठता है तो मैं कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट किस बात का इंतजार कर रही है। अब ये जो आपकी आज की जो डिबेट है, डिबेट का जो मुख्य सार है वो वही है कि मदनी साहब क्या बोल रहे हैं, वहां मीटिंग क्या हो रही है। इसमें पीएफआई के लिंक को देख के हमें देखना चाहिए, जोड़ के देखना चाहिए। और जो सिमी जो बैन हो चुका है उसी का पार्ट मुझे लगता है पीएफआई है। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, मुझे लगता है शायद उन्हीं का ही पार्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इसको तुरंत बैन करना चाहिए, क्योंकि 24 राज्यों में फैल चुका। अगर ये फैलता और रहा तो मुझे लग रहा हमारे देश के जो मुसलमान, जो अच्छे देशभक्त जो मुसलमान है, मुझे लग रहा उनके दिमाग का ब्राउन बेस कर देंगे और उनके जो दशा, जो मनोदशा है, मुझे लग रहा खराब कर देंगे। और आपस में दोनों धर्मों को लड़ाने में जो उनकी एक एजेंडा है, जो प्रोपोगेंडा, उसमें मुझे लग रहा सफल हो जाएंगे। सरकारों को देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, ये हम आप नहीं कर सकते जब तक सरकारी पहल और सरकारी चाबुक नहीं चलेगा। मुझे लग रहा ये चीजें सुधरने वाली नहीं है। रमाकांत जी, सरकार सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है, फिर इंतजार किस बात की? मैं फिर बोलूंगी, तंत्र स्वतंत्र है आपका, किसी ने नहीं आपको पकड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं और निश्चित तौर पर जिस तरह से एजेंसियों की नजर इस संगठन के ऊपर में खास करके है, क्योंकि आपने और हमने सबने देखा है जिस तरह से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल अभी जैसे अभी सभा के अंदर में ये कहा गया था, क्योंकि भाजपा शासित प्रदेशों में मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। अब जिस तरह की नैरेटिव सेट करके जिस तरह की ये बातें की जा रही है, इसका कोई ना आधार है न तथ्य है। आप आधार और तथ्य विषय लेकर के आप आइए ना। निश्चित तौर पर ये संगठन ये वही कराने जा रही है जो ये नैरेट करना चाहती है, देश की जनता को समझाना चाहती है, विश्व में अपना जो है सो इस बात को लेकर के आगे ले जाना चाहती है। आपने या हमने क्या, आज अगर राहुल गांधी जी अगर इंग्लैंड में बैठ करके ये कहते हैं भाजपा देश के अंदर में केरोसिन तेल छिड़कने का काम कर रही है, केवल एक माचिस की तिल्ली चाहिए, तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो जब बातें होने लगती है तो ये नैरेटिव ही है जो कि किसी के हाथ में थमाया जा रहा है। लेकिन देश ये सब देख रहा है और सारी एजेंसियों के बिल्कुल नजर है इन संगठन के ऊपर में, बिल्कुल देखेंगे जो कि बहुत ही कम समय के अंदर। जलसा हुआ, जलसा होने दिया गया, लेकिन ये बातें कहना कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मुसलमान सुरक्षित नहीं, वहां पर मुसलमान परेशान हो रहा है, तो फिर तो ये नैरेटिव ही सेट किया जा रहा है ना, फिर तो सद्भावना फिर कही गई। फिर तो ये भी पूछा जाना चाहिए ना कि राजस्थान में तो भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन राजस्थान में क्या हुआ था रामनवमी के दिन, पता है ना आपको? छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन हनुमान जयंती के दिन क्या हुआ था? हिंदू संवत्सर का पर्व मना रहे थे पूरे हिंदू, क्या हुआ था ये तो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बता दूं मैडम, ये भी तो सच्चाई है ना। फिर यासीन मलिक को इधर उम्र कैद की सजा हो रही थी और उधर पत्थरबाजी शुरू हो गई, उधर पाकिस्तान की महबूबा बाहर निकल आई। अच्छा होता कि मदनी साहब आज महबूबा मुफ्ती के लिए अगर फतवा लेकर आते तो शायद अच्छा लगता, तब समझ में आता कि वो वतन पर आंच नहीं आने देंगे और वतन के खिलाफ जहर उगलने वालों के खिलाफ भी वो आगे बढ़कर आगे आएंगे। वहां से तो कुछ नहीं हुआ। मैं पीछे जाती ही नहीं हूँ, मैं तो सब वर्तमान की बात कर रही हूँ। करंट की बात कर रहा हूँ, मैं करंट की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है, चलिए मैं हिंदुस्तान का हिंदू किस बात से परेशान है जो 20-20 लाख मुसलमान को कत्लेआम की बात करता है? आप मुझे बताइए, हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो हमारे किसने कत्लेआम कर दिया? कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कानून तो अपना काम कर रहा है। आपके ऊपर यार कानून आपके ऊपर आप, मैं कह रहा हूँ कि आप एक फतवा जारी बताइए, हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो आप अपने मुसलमानों को कत्लेआम करेंगे? हिंदुस्तान का हिंदू तो परेशान आप अपने कम से कम उस आदमियों के ऊपर में जो जहर उगलने का काम करते हैं,
उसके अगेंस्ट में आप एक चीज बताइए ना, ओवैसी साहब क्या कहते हैं? क्या आपको पता नहीं है? क्या आपको पता नहीं है? निश्चित तौर पर पता है, लेकिन आप लोग सहूलियत के अनुसार, सहूलियत के अकॉर्डिंग जब आप बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग भी राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीति चलेगी नहीं, इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी उस्मानी साहब, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। परेशान है, मैं मान लेता हूँ। नहीं नहीं, मेहताब उस्मानी साहब, रमाकांत जी की बात को शायद आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपसे तो मैंने कहा था ना कि वर्तमान की ही बात कर लेते हैं। करौली में क्या हुआ? हिंदू परेशान कैसे नहीं है? मध्य प्रदेश में दरगाह के बगल में मंदिर नहीं बन सकती, क्योंकि मंदिर बनाने जाएंगे तो पहला पत्थर मस्जिद से फेंक दिया जाएगा। यहाँ दिल्ली जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर जलसा हनुमान जयंती पर जुलूस नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर उन इलाकों में जहां मुसलमान ज्यादा है वहां जाएंगे तो आप छतों से मस्जिदों की छत से पत्थर फेंकेंगे, आप तलवार निकालेंगे, लाठियां निकालेंगे, आप खरगोन में जुलूस नहीं निकालने देंगे, आप असम में जुलूस नहीं निकालने देंगे, फिर कहां कैसे कैसे आप कह रहे हैं? परेशान कौन है वो तो सामने दिख रहा है सर। सेलेक्टिव मत हो जाइए, सेलेक्टिव मत होइए। हिंदुस्तान के मुसलमान ने आज तक किसी भी मंच से कत्लेआम की बात करी, और आपके हजारों मंच से कत्लेआम की बात हो गई। क्यों भाई, ऐसा क्या करते? मस्जिदों से कत्लेआम की बात नहीं हुई। ये जो दिल्ली दंगों में मस्जिदों में पत्थर इकट्ठा हुए दिखाई दिए थे, लाठी डंडे दिखाई दिए थे, कश्मीर में मस्जिदों से ही ISIS के झंडे लहराए जा रहे थे, राजस्थान की मस्जिद से ऊपर से पत्थर फेंके गए थे हनुमान जयंती के दिन। ये क्या था फिर? ये क्या था मेहताब उस्मानी साहब? कभी कत्लेआम की नहीं बात होती। मेहताब उस्मानी साहब, सच को देखने की कोशिश करिए, सच को देखने की कोशिश करिए, और सच कड़वा है, सच कड़वा है। रमेश ठाकुर जी, रमेश ठाकुर जी, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? हम पीछे तो जाते ही नहीं, हम तो सारे के सारे उदाहरण हम वर्तमान के ही रख रहे हैं। हम भी वर्तमान के दे रहे हैं आपको। अभी देखिए, मुझे लग रहा है उस्मान भाई जैसे बुद्धिजीवी लोग, और ये तो भूल ही गए कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा दो तो फिर क्या होगा, ये भी भूल गए। ये भी भूल गए कि अभी तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा था, ये भी भूल गए कि मुसलमान एकजुट हो जाओ, जेल भरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ तक कि मौलाना मदनी ने भी अपने जलसे में कहा है कि मुसलमान जेल भरने के लिए तैयार रहे। ये क्या है रमेश ठाकुर जी? देखिए, मुझे लग रहा है उस्मान भाई एक मिनट, मुझे लगता है ना, देखो इस तरह के शब्दावली का और इस तरह के बयानों का, इस तरह के डिमांडों का हमारे इस सभ्य समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अभी इन्होंने जिक्र करा, हिंदू संसद का जिक्र करा, हमने कहा हम उसको जस्टिफाई नहीं करते। इस तरह की मांग नहीं होनी चाहिए कि 20,000 मुसलमान मार देंगे। नहीं, किसी को हक नहीं है, किसी को मारने का कोई हक नहीं है। और ये जो बयानबाजी जब हो रही है, चाहे हिंदुओं की तरफ चाहे मुसलमानों की तरफ, ये नहीं होने चाहिए। मुझे लग रहा है उस्मान भाई जैसे लोगों को सामने आना चाहिए और अपने अंतरात्मा से जो अंदर की आवाज आ रही है, बिल्कुल अपनी अंदर की आवाज से पूछना चाहिए, अंतरात्मा से पूछना चाहिए। बहरहाल समय की कुछ कमी है, समय की कमी है, समय की पाबंदी भी है, इसीलिए मुझे यहाँ पर इस डिबेट को खत्म करना होगा। लेकिन आप सभी ने अपनी राय रखी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइमलाइन को लेकर बार बार समय को लेकर सवाल उठ रहा है कि अगर सब कुछ अगर संविधान के दायरे में हो रहा है, संविधान पर इतना भरोसा है, तो फिर संविधान की प्रक्रिया में ऐसा व्यवधान डालने की कोशिश क्यों की जा रही है? फिर क्यों ना कहा जाए कि देवबंद का एजेंडा PFI का प्रोपेगेंडा है? 2 दिन का ये जलसा है। अब देखते हैं कि कल क्या PFI के खिलाफ कोई फतवा होगा, क्या PFI के खिलाफ भी कोई शब्द बोलेंगे मदनी साहब? ये भी एक बड़ा सवाल है। नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।